हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज डिस्कशन 10 फरवरी के दिन की जितनी भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के डेट के न्यूज़पेपर में है सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी 2024 का एवेंजर बैच, जो कि रिवॉल्यूशन इन क्लैट इंडस्ट्री है। 24,999 रुपीज का ये कोर्स है, जिसमें आपको घर पे 7 बुक्स आने वाली हैं, लाइव क्लासेस हैं, 50+ मॉक्स हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, और क्या लोगे, डेमो क्लास भी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर डेमो क्लास मिल जाएगी। क्लैट 2025 के लिए विजेता बैच भी शुरू हो चुका है, उसकी डिटेल भी आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। इनके अलावा क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है एलेट, क्लैट पीजी, एनएलसेट के भी कोर्सेज, जिनकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला एक जो आज का इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है वो है यूथेनेसिया के बारे में। यूथेनेसिया से रिलेटेड अभी क्या ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से हमें इसको अभी पढ़ना पड़ रहा है या फिर ये न्यूज में है। देखो, थोड़ा सा मैं आपको ना पहले यूथेनेसिया का बैकग्राउंड पे लेके चलता हूं, फिर हम आएंगे कि कंटेक्स्ट क्या है और क्यों हम आज की डेट में इसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो टर्म है यूथेनेसिया, ये एक ग्रीक जिसका वर्ड से आई है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है गुड डेथ। ठीक है, गुड डेथ से आप समझ सकते हो कि यूथेनेसिया क्या कहना चाहता है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, टर्मिनेशन ऑफ पर्सन्स लाइफ टू एंड देयर सफरिंग, यूजली फ्रॉम एन इनक्यूरेबल और टर्मिनल कंडीशन। ठीक है, जिसको हम मर्सी किलिंग का नाम भी देते हैं। अब थोड़ा सा ना टाइप्स ऑफ यूथेनेसिया जान लेते हैं। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ यूथेनेसिया, एक है एक्टिव यूथेनेसिया, दूसरा है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है, इसमें जैसे आपको एक इंजेक्शन में पॉइजन देके मार दिया गया। और पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है, जैसे कि आप वेंटिलेटर पे हो तो वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया गया। देखो, दोनों के बीच में ना डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। एक्टिव यूथेनेसिया में सामने वाले बंदे को किसी तरीके से मारा जाता है, उसके ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी करी जाती है जिससे कि उसकी डेथ हो जाए। बट पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि जैसे उसकी कोई कंडीशन है, वो कोई दवाई खाता है तो उसको दवाई देना बंद कर दो, वो मर जाएगा। तो दिस इज व्हाट पैसिव यूथेनेसिया। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, वही चीज जो मैंने बोली है वो यहां पे लिखी भी हुई है। इसके बाद 2018 के अंदर, अब हम कंटेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा और एक लास्ट बैकग्राउंड देख लो, फिर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट पे आके इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर किया था, लैंडमार्क रूलिंग थी अरुणा शहनबॉग केस के अंदर। तो अरुणा शहनबॉग केस के अंदर यूथेनेसिया को लीगल बताया गया था, बट पैसिव यूथेनेसिया को, फिर से मैं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर अरुणा शहनबॉग केस के अंदर पैसिव यूथेनेसिया को इंडिया में लीगल कर दिया था। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा आईपीसी के भी सेक्शंस देख लो थोड़ा सा। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी क्रिमिनलाइज अटेम्प्टेड सुसाइड। द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट सेक्शन 115 सब क्लॉज 1। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी तो क्रिमिनलाइज करता है सुसाइड को, क्योंकि यूथेनेसिया क्या है, काइंड ऑफ यही है ना कि सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। बट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का जो सेक्शन 115 सब क्लॉज 1 है ना, ये कहता है कि अगर एनी पर्सन हु अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड shall be presumed unless proved otherwise to have several stress and shall not be tried and punished under the said code। मतलब ये कहा जा रहा है कि किसी ने सुसाइड करने की कोशिश करी और वो किसी सफरिंग से जूझ रहा है तो उसको सजा नहीं दी जाएगी। तो ये कौन कहता है, ये आपका मेंटल हेल्थ केयर एक्ट सेक्शन 115 सब क्लॉज 1 कह रहा है। वही सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी क्रिमिनलाइज अटेम्प्टेड सुसाइड, जिसको हम अटेम्प्ट टू सुसाइड के भी वो बोलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे यूथेनेसिया लीगल है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और बहुत सारी, इसके अलावा 2-4 कंट्रीज और हैं। अब प्रेजेंट पे हम आते हैं कि सर, अब ये आपने तो पूरी कहानी बता दी, अब ये बताओ कि कंटेक्स्ट क्या है, क्यों हम इसको अभी पढ़ रहे हैं। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ना 2018 में अपनी जब इस केस के अंदर पैसिव यूथेनेसिया को भारत में लीगलाइज किया था, तो सर्टेन गाइडलाइंस दी थी कि भाई इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यूथेनेसिया पैसिव वाला हमारे यहां लीगल होगा। अब ना उस गाइडलाइंस में कुछ चेंज किए गए, क्योंकि वो जो गाइडलाइंस दी गई थी ना, उसमें कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी उसको फॉलो करने में। चलो देखते हैं कि क्या गाइडलाइंस दी थी और क्या चेंज किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल स्टेटस दिया था, ठीक है, आपको पता है 2018 में, केस का नाम हमने देख लिया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स जो है वो पैसिव यूथेनेसिया के लिए दिया हुआ होना चाहिए।
अब ये क्या है, ये है क्या चीज, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव मतलब ये क्या है कि आपकी कोई लिविंग विल होगी, उसमें आप लिखोगे कि अगर भाई मेरे साथ फला फला चीज हुई है तो मेरे को फिर लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाए। यही तो पैसिव यूथेनेशिया हुआ ना। देखो अगर आप वेंटिलेटर पे हो तो तब तो आप किसी को नहीं बोल सकते ना कि मुझे पैसिव यूथेनेशिया चाहिए, तो आप पहले ही बोल के जाओगे। तो इसी को क्या कहा जा रहा है, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। तो इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस थी पहले, वो क्या थी, वो ये थी कि सब्जेक्ट टू स्टिंगनेंट सेफगार्ड इट वाज सीन एज ए वाइटल रिकॉग्निशन ऑफ बोथ पेशेंट ऑटोनॉमी ओवर एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस एंड राइट टू डिग्निफाइड दैट। ठीक है, ठीक है, चलो इसके नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, वहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था, देखो जब आप एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स देते थे 2018 से पहले, तो आपको ना ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इसका साइन करवाना होता था। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, आप यहां पे देखिए स्लाइड से, मैं सामने से भी हट जाता हूं। पहले क्या था, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट से पूरा पहले ही इसको साइन करवाना होता था, बट अब यहां पे चेंज कर दिया है। अब क्या किया है, इट कैन बी अटेस्टेड बिफोर अ नोटरी और अ गेस्टेड ऑफिसर, और इंस्टेड ऑफ मजिस्ट्रेट इट इज enough if the notary or officer is satisfied that the document is executed voluntarily without coercion or inducement and with full understanding। समझ में आया? ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले क्या था, पहले इसके अंदर ना एक गार्जियन का नाम देना था या एक क्लोज रिलेटिव का नाम देना था, बट अभी जो नई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसमें इन्होंने कहा है कि आप एक से ज्यादा का दे सकते हो। देखो एक ऐसे एग्जांपल से समझो, एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, अब उनको पैसिव यूथेनेशिया के लिए उन्होंने एक बंदे का नाम दिया था। अब यार वो जो एक बंदा है ना वो गुजर गया और मिस्टर एक्स वेंटिलेटर पे है, तब क्या होगा भाई, तब तो मिस्टर एक्स की विल एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी, लिविंग विल। तो फिर क्या किया गया इसके लिए, अब ये कहा कि आप एक से ज्यादा नाम दे सकते हो। ठीक है, चलिए और तो कुछ इसमें पहले वाली स्लाइड में तो बचा नहीं, एक बार देख लेता हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखो क्या किया गया, पहले यहां पे ये था कि देखो किसी ने ये जो लिविंग विल दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे को अगर ऐसे सिचुएशन में मैं जाऊं तो मुझे पैसिव यूथेनेशिया दे दिया जाए, तो पहले क्या था कि जो मजिस्ट्रेट है जो परमिशन देता था, जिसके सामने ये सिग्नेचर एंड सारी चीजें होती थी, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि ये जो है ये इसके फैमिली पर्सन्स और जो भी उसके जानने वाले लोग हैं उनको इसकी हार्ड कॉपी जो है वो प्रोवाइड करे कि भाई आपका बंदा जो है इस तरीके की चीजें कह रहा है। लेकिन अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज किया है और कहा है कि जो बंदा ये यूथेनेशिया पैसिव यूथेनेशिया के लिए अपनी लिविंग विल बना रहा है, अब इसी को हैंड ओवर करना है अपने गार्जियन को या जिसका भी नाम उसने इसके अंदर लिख रखा है कि मैंने इस तरीके की लिविंग विल जो है वो बनाई है। और यहां पे ये भी कहा गया है कि ये रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स के अंदर भी शामिल करे जाएंगे। फिर देखिए और भी कुछ चीजें करी गई हैं। क्या करी गई हैं, जैसे मान लो पहले जो है ना मिस्टर एक्स ने कहा कि मेरे पास लिविंग विल है और मैं पैसिव यूथेनेशिया चाह रहा हूं, मतलब उनके रिलेटिव्स ने ऐसा कहा, क्योंकि मिस्टर एक्स जस्ट इन केस मान लो कि वेंटिलेटर पे हैं और अब उनके वेंटिलेटर से बाहर आने की कोई संभावना नहीं है, तो वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं 6-7 महीने से। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मिस्टर एक्स के जब फैमिली मेंबर जो भी उस नाम लिखा था जिनका भी, उन्होंने जब डिमांड करी पैसिव यूथेनेशिया की, तो हॉस्पिटल जो ना है वो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड। अब प्राइमरी मेडिकल बोर्ड इसके बाद डिसाइड करेगा कि क्या होना है कि नहीं होना है। एक बार प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेशन के बाद पहले जो है ना वो सेकेंडरी बोर्ड बनाना पड़ता था जो मजिस्ट्रेट होते थे उनको, लेकिन अब यहां पे ये चेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस के अंदर और कहा है कि सेकेंडरी बोर्ड भी जो है अब वो हॉस्पिटल ही बना सकता है जिसके अंदर डॉक्टर इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अंतर समझ में आया। तो पहले जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर आ जाता था, मैंने मजिस्ट्रेट बोल दिया, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर आ जाता था कि उसे सेकेंडरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता था, बट अब जो है ना ये नहीं रह गया है, अब ये आपका सिंपल हॉस्पिटल भी कर सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहां पे हमने देखो पैसिव यूथेनेशिया के बारे में जाना, यूथेनेशिया के बारे में जाना, सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस जानी जो इससे रिलेटेड है,
और हम अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट भी समझ गए कि अरुणा शहनबॉग केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी गाइडलाइंस दी थी, पर उस गाइडलाइंस को अब चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया गया है मैंने आपको बताया, पहले जो चीजें थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट अभी उसको इजी पीजी कर दिया गया है कि थोड़ा सा अगर कोई चाहता है पैसिव यूथेनेशिया के थ्रू फ्यूचर में अपनी लाइफ को उस तरीके से खत्म करना कि उसको इतना पीड़ा सहना ना पड़े, इतना प्रॉब्लम सहना ना पड़े, तो उसके लिए चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएं कंपेरेटिवली टू द लेटर जो पहले गाइडलाइंस आई थी इसके ऊपर। लास्ट में देखो, अगर हम आर्टिकल पढ़ेंगे जहां से मैंने उठाया है, द हिंदू में आया था, कल का आर्टिकल था ये। आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू में एक नॉर्डिक वाला आर्टिकल ठीक है, बाकी कोई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना अच्छा नहीं है, पर ये वाला कल हिंदू में आया था, कल छूट गया था, तो आज इसको कवर किया है, इसमें अलग से भी बहुत सारे पॉइंट्स डाल के। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें लास्ट में एक बात ये भी लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट तो अपने गाइडलाइंस जो भी दे ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो है ना वो ये है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई लॉ लाना चाहिए जिससे कि चीजें बेटर तरीके से रेगुलेट हो पाए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए एक न्यूज है, नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट टू पावर अ ग्रीन ट्रांजिशन, ये भी द हिंदू का आर्टिकल है। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, पहले थोड़ा सा जान लो कि नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती हैं, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क, इनको जो है ना आपकी नॉर्डिक कंट्रीज बोला जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क, दीज कंट्रीज आर कॉल्ड एज नॉर्डिक कंट्रीज। अभी हुआ क्या है कि स्वीडन एंड फिनलैंड के लीडर्स जो है ना वो भारत आ रहे हैं यात्रा के लिए, तो इसी से रिलेटेड अभी न्यूज ये आई है कि भाई भारत के लिए इनकी यात्रा बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया भी अब धीरे धीरे जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। हम भी कह रहे हैं कि हमें जो है फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू जो फ्यूल्स आते हैं उसको धीरे धीरे बाइकआउट करना है, ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करना है। और जो ये नॉर्डिक कंट्रीज है ना भाई, ये बहुत आगे हैं इन मामले में, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा इनके ऊपर काम किया हुआ है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा था न्यूज के अंदर कि भाई नॉर्डिक कंट्रीज आएंगे, स्वीडन, फिनलैंड, तो हम जो है उनसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काफी सारा चीजों को लेके एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखिए फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एक न्यूज आई है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देश दुनिया में क्या चल रहा है आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप देख रहे हो कि अपोजिशन अभी काफी ज्यादा हावी हो रही है। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में हिंडनबर्ग वाला जो मैटर हुआ है, अडानी वाला जो मैटर हुआ है, इन्हीं सब चीजों को लेके, तो इस पे मोदी जी ने बोला है कि मड स्लिजिंग विल हेल्प लोटस ग्रो। आप समझ गए होंगे इसका मतलब, ठीक है, अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ है नहीं। Hundreds of Afghan rush to Kabul airport chasing false rumor, न्यूज है। कैश स्ट्रैप्ड पाक साइन डील विद IMF ओवर स्टेल्ड बेलआउट पैकेज। ये मैंने आपको कल भी न्यूज बताई थी कि IMF ने इनके सामने काफी सारी शर्तें रखी हैं जो कि पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा। चलो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि IMF से ये बेलआउट पैकेज इन्होंने कौन से टाइम्स में लिया है, मतलब कौन सा नंबर है ये। मैंने कल या परसों के सेशन में आपको बताया है, आई थिंक परसों के सेशन में बताया है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया इनविल्स रिकॉर्ड नंबर ऑफ ICBM एट परेड, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स काफी सारी जो है इन्होंने सामने रखी है। चलो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस क्रूज मिसाइल, क्या डिफरेंस होता है इनका बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस क्रूज मिसाइल। अभी हमने पढ़ा ना कि नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। हम बहुत बार ऐसी न्यूज पढ़ते हैं कि भाई क्रूज मिसाइल का टेस्ट हुआ है या बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हुआ है, तो ये क्या डिफरेंस है। कभी मैं आपको इमेजेस के तरीके से बता दूंगा, अभी मैं अपनी गंदी हैंड राइटिंग से ड्रॉइंग करके बता रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ये मान लो कुछ इस तरीके का आपका एक, हम इसको एक्सेस ले लेते हैं, ये हमने बना दिया है। यहां से देखो कोई जो आपकी मिसाइल है वो स्टार्ट हुई है। ये देखो जो पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनाती है ना, ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं क्या, बैलिस्टिक मिसाइल। क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, ये बहुत ज्यादा हाइट पे ऊपर जाती है और फिर यहां पे ग्रेविटी का यूज करके ये नीचे अपने टारगेट को हिट करती है, ठीक है। वहीं जो आपकी क्रूज मिसाइल होती है ना, वो इतनी ऊपर नहीं जाती है, वो थोड़ा सा ऊपर जाके
फिर एक स्टेट टेरिटरी में जाती है और फिर अपने टारगेट को हिट करती है। यहां पे देखिए जो इंजन यूज होता है ना, वो जेट इंजन यूज होता है। ये चेक कर लेना है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं अभी कि वैसे 99.9% श्योर हूं कि आपका जो क्रूज मिसाइल होती हैं उसके अंदर जेट इंजन यूज होता है, बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर रॉकेट इंजन यूज होता है। तो जेट इंजन क्या होता है ना, ये हवा में फ्यूल खुद से बना लेता है, बट इसमें लिमिटेड फ्यूल होता है, इसीलिए इसमें ग्रेविटेशनल पावर का यूज करके इसको टारगेट को हिट किया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे ये हवा में फ्यूल बना लेता है, जेट इंजन के माध्यम से ये टारगेट को हिट करता है। इसको क्या बोलते हैं, क्रूज मिसाइल। ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल का एग्जांपल बताओ इंडिया में, ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक बेस्ट एग्जांपल है इंडिया के अंदर क्रूज मिसाइल का। बैलिस्टिक के तो बहुत सारे हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, खुद दिमाग लगा के सोचो ही नहीं दोनों इमेजेस को देख के, कि रडार के पकड़ में इन दोनों में से कौन सी मिसाइल जल्दी आ जाएगी। 5 सेकंड का पॉज लो, सोचो। ठीक है, बिल्कुल सही, आपका जवाब सही है। क्रूज मिसाइल जो है ना वो रडार के पकड़ में जल्दी नहीं आएगी, बैलिस्टिक मिसाइल आ जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा हाइट पे है। टेक एन एग्जांपल, कैसे एग्जांपल लेते हैं, ये ले लो, देखो यहाँ पे ना एक रडार लगा हुआ है, तो ये इसको जल्दी पकड़ लेगा ना जो ज्यादा हाइट पे जा रही है। यहाँ पे जो रडार लगा है वो देख ही नहीं पाएगा क्योंकि इसकी हाइट ही ज्यादा नहीं जा रही है। समझ रहे हो, तो ये वाला यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। आज हमने यूथेनेशिया के बारे में जाना, हमने नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती हैं वो जाना, एक तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जाना, क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स के बीच में डिफरेंस। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।